Good morning everyone. This side निशांत. So basically हम आज डिस्कस करने वाले हैं फार्म लॉज के ऊपर. ठीक है, तो जो फार्म लॉज हैं हम फार्म लॉज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. 3 फार्म लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पास किए हैं, जिनको इनफैक्ट प्रेसिडेंट का एक्शन भी मिल चुका है. ठीक है, तो उन 3 फार्म लॉ में जो कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है, और बेसिकली आप जानते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो मोस्ट जो ज़्यादा सेक्टर है, ज़्यादा जीडीपी है, वो एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द घूमता है. तो एग्रीकल्चर ही हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया कि जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो अभी हम जो है मंडी सिस्टम को थ्रू आउट जो है पहचान लेते हैं कि मंडी सिस्टम है क्या. ठीक है, फार्म लॉज ने मंडी सिस्टम में कितना असर डाला है. ठीक है, इसके अलावा इससे किसानों को क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं. ठीक है, तो मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू खींच दूंगा. मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो कि यूपीएससी तक का ही सीमित है. हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना आपके काम का है उतना आपको मैं बता दूंगा. ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं. मैं बात करता हूँ आज़ादी से पहले की. जब क्या था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो आप बताइए सर, इतना तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम क्या था कि किसान जो अपनी फसल है वो सिर्फ ज़मींदारों को बेचता था. ठीक है, जो किसान अपनी फसल है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो अपनी फसल जो है वो ज़मींदारों को बेचता था. ठीक है, अब सर क्या हुआ, अब ज़मींदार ने किसान को जितना भाव बोला की फसल का, उसे उतना ही मिलता था. मतलब सिंपल सी बात ये होगी कि किसानों के पास कोई भी अल्टरनेट नहीं था अपनी फसल बेचने का या अपनी फसल में एक अच्छा भाव पाने का. ठीक है, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ये हमेशा सोच रही थी, इनफैक्ट जो ये बात है आज़ादी से पहले की बात है कि जो गवर्नमेंट थी वो सोच रही थी इस मंडी से इसको रेगुलेट करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, 4 स्टेक होल्डर्स साथ में आ गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जहां पर हमारा फार्मर अपनी फसल लेके आएगा, और जो फार्मर है वो अपनी फसल जो है वो किसे देगा, वो एक लाइसेंस्ड ट्रेडर को देगा. ये लाइसेंस वर्ड पे ध्यान दीजिए सर. ये लाइसेंस ट्रेडर मतलब वो ट्रेडर हुआ जिसको गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड किया गया है कि हाँ आप एक लाइसेंस्ड एजेंट हो, आप किसान की फसल खरीदोगे. तो ये ट्रेडर जो है, जैसी किसान अपनी फसल लेके आएगा, ये ट्रेडर जो है उसकी फसल लेगा एक मूल्य भाव में. वो भाव जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कुछ फसलों के लिए. तो जो फार्मर है वो अपनी फसल लाके एक लाइसेंस्ड ट्रेडर को बेचेगा और आगे ये ट्रेडर जो है उसे कंज्यूमर को बेच देगा. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मर यहाँ पर अपनी एक जो फसल है वो एक लाइसेंस्ड ट्रेडर को बेचेगा, एंड देन ट्रेडर जो है वो अपनी फसल जो है किसे बेचेगा, कंज्यूमर को बेच देगा. और इस पूरे सिस्टम में एक चीज जो है वो नजर रख के बैठी है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा सर. मतलब ये है कि ये पूरा एक, अब मैं इसको अगर एनक्लोज करूं तो एक पूरा मान लीजिए एक कमरा टाइप का हो गया. ये एक ऐसा कमरा है, इस कमरे में फार्मर भी है, इस कमरे में लाइसेंस ट्रेडर भी है, इस कमरे में जो हमारा कंज्यूमर है वो भी है, और इस कमरे में हमारी गवर्नमेंट भी है. तो ये चारों स्टेक होल्डर्स जो है वो साथ में आ गए हैं और इस पूरे सिस्टम को ही हमने कहा सर मंडी सिस्टम. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा मंडी सिस्टम क्या है. ठीक है, आज़ादी से पहले का सिनेरियो और आज़ादी के बाद का सिनेरियो में यही अंतर था. वहाँ पर ये गवर्नमेंट रेगुलेट करने वाला नहीं था,
वहां पर कोई लाइसेंस ट्रेडर नहीं था जो कि एक तरह से बिचौलिए का काम करेगा, बिचौलिए का, मिडिलमैन का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा सिस्टम बनाया था जिसे हम मंडी सिस्टम कहते हैं, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। अब कुछ चीजें हैं सर, ठीक है, इतना कोई कह सकते हैं कि इतना कोई टफ नहीं है, सिंपल चीजें हैं जो कि अभी हमने पढ़ा। जो मंडी सिस्टम है, जो मंडी सिस्टम है उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। जो मंडी सिस्टम है उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है, ठीक है। सिंपल सिंपल कुछ फायदे हैं सर। देखिए फायदे क्या है कि यहाँ पर फार्मर जो है वो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट से लिंक कर रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ फार्मर जो है वो डायरेक्ट किससे लिंक कर रहा है, गवर्नमेंट से लिंक कर रहा है, ठीक। गवर्नमेंट इन शॉर्ट, जो लाइसेंस ट्रेडर है वो गवर्नमेंट का ही ट्रेडर है, तो फार्मर जो है वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली लिंक कर रहा है। सर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंडियां। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मंडियां थी। अब मानिए ये एक मंडी है, अब मानिए कि ये एक मंडी है, ये एक मंडी है और ये एक मंडी है। फार्मर आ रहा है अपना डेटा, अपना जो फसल है यहाँ बेच रहा है, बहुत सारे फार्मर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फार्मर यहाँ आ रहे हैं, अपना जो है फसल यहाँ बेच रहे हैं। तो सर इनके पास क्या होगा, अगर ये सब शेयर करेंगे तो उनके पास एक डेटा आ जाएगा, इनके पास एक डेटा आ जाएगा। और जो मैं अब बताने जा रहा हूं सर, ये कोई डिस्कस नहीं करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि मंडी सिस्टम जरूरी क्यों था। एक डेटा आ गया है, एक डेटा हम पे है कि कितनी फसल इस पूरे जिले में या इस पूरे राज्य में होगी है, वो डेटा हम नेशनल लेवल पे शेयर करेंगे। ऐसी जो है डिफरेंट स्टेट जो है अपने डेटा जो है शेयर करेंगे और एक नेशनल लेवल में एक डेटा बन जाएगा। ये डेटा काम का क्यों है सर, कितनी दाल हमने उगाई, ठीक है, बेची वो अलग बात है, लेकिन कितनी दाल हमने उगाई, कितना आलू हमने उगाया, तो एक नेशनल लेवल पे डेटा जाता है। और डेटा की सर इंपॉर्टेंस इतनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सर। हम कहते हैं कि हमारे देश में गरीब कितने हैं, आज भी हम 2011 के आंकड़ों में चलते हैं कि हमारे देश में कितने गरीब हैं। लास्ट जो गरीब की कमिटी जिसने गरीब को डिस्क्राइब किया था, इकोनॉमिक्स में ये हम पढ़ते हैं, वो थी तेंदुलकर कमेटी, जिन्होंने आखिरी टाइम गरीब को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मैं आपसे कहता हूँ, नीति आयोग एक पॉलिसी स्टेटमेंट, अगर फॉर एग्जांपल ये सब हाइपोथेटिकल है, फॉर एग्जांपल नीति आयोग कहता है कि आज के दिन में हमारे पास 100 लोग गरीब हैं इस गाँव में और हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी है, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है कि, और उनको पॉलिसी बनाओ, उसको इम्प्लीमेंटेशन करो और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको मॉनिटर करो और देखते हैं कि 2 साल में हम इसको रिव्यू भी करेंगे। अब मानो आज 100 गरीब हैं, मानो आज 100 गरीब हैं, हमारे पास 100 गरीब हैं, हमने पॉलिसी बनाई, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया और 2 साल के बाद उसका रिव्यू किया। अब अगर 2 साल के बाद हमारे पास रिव्यू में ये नहीं पता कि गरीब 100 हैं, 80 हो गए या बढ़ गए, तो फिर हम आगे की पॉलिसी फ्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, नॉर्मल सी बात है। तो डेटा हमारे पास हमेशा होना चाहिए। इससे क्या था, हमारे पास एक डेटा था कि भाई कितना अनाज है, कितना नहीं है, कितना इंप्रूवमेंट करना है, एग्रीकल्चर कैसा चल रहा है, ये पूरा एक डेटा बेस था। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तीसरा सर, ये आपको समझ में आ गया सर, ठीक है। तीसरा क्या है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है कि जो फार्मर है और जो लाइसेंस ट्रेडर है, ये बहुत सारे होते हैं सर, लाइसेंस ट्रेडर 1, लाइसेंस ट्रेडर 2, लाइसेंस ट्रेडर 3। अब ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत सारे फार्मर है, एक फसल जो है, मानो कि एक फसल बहुत अच्छी अमाउंट में हो गई, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई और खरीफ सीजन में चावल जो है बहुत हो गया, चावल में जो है गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर भी करता है। अब मैं कहता हूं सर कि जो ये लाइसेंस ट्रेडर 1, 2, 3 है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फसल ले ली और लेने के बाद भी क्योंकि उस फसल जो थी, उस फसल की बहुत बम्पर खेती हो गई थी, तो फसल जो है और बच गई, इनके लेने के बावजूद भी वो फसल और बच गई। अब सर अगर वो फसल बच गई तो मंडी सिस्टम में जो बची हुई फसल है उसको लेने के लिए हमारे पास खड़ा होता है कौन, एफसीआई। एफसीआई उस फसल को खरीद लेता है,
किस दाम में खरीदता है, न्यूनतम मूल्य में खरीदता है, उसे हम कहते हैं एमएसपी। उसके बारे में इसके बाद पढ़ाऊंगा वो एग्जैक्टली है क्या, उसका मुद्दा क्या उठ रहा है, ठीक है। तो जितनी भी फसल बचती है उस इनके ये खरीद लेंगे, इनके खरीदने के बाद जितनी भी फसल बचती है वो जो है वो एफसीआई ले लेगा, और जब एफसीआई वो फसल ले लेगा न्यूनतम दाम में, तो सर इससे क्या होगा आप समझिए। अब जो एफसीआई है हमारे आसपास कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे आसपास हम लोग सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, हम ज़्यादातर लोग जो है, मैं ऐसा कैस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो एफसीआई है हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शॉप्स होती हैं, राइट, जहाँ पर गेहूँ चावल बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है गेहूँ चावल। तो वो क्या करते हैं, वो एफसीआई ही होता है जो कि मंडी से जाके खरीदता है और सस्ते दामों में वहाँ पर बेचता है, ठीक। ये एफसीआई है जो अनाज देता है कहाँ, आंगनबाड़ी में। ये एफसीआई ही है जो अभी कोरोना के टाइम पे जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो हमने, जिसमें हम 5 किलो चना और या कुछ दे रहे थे, 5 किलो चना हम फ्री दे रहे थे या कुछ दाल दे रहे थे, वो पैसे वो कहाँ से आता है, वो भी एफसीआई से आ रहा है। तो बेसिकली एफसीआई क्या करता है सर, ये एक फूड सिक्योरिटी करता है, अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके पास अपने गोदाम होते हैं। तो कभी भी अगर मंडी में एक बम्पर क्रॉप हो गई तो एफसीआई उसे बाई कर लेता है, और किस प्राइस में बाई करता है न्यूनतम मूल्य में, जिसे हम कहते हैं एमएसपी, ठीक है, मार्केट सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं उसे, प्लस एफसीआई जो है, अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो इससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी होती है। तो सर ये मोटे मोटे जो है फायदे हैं, ठीक है, ये मोटे मोटे जो है फायदे हैं जिससे, जो कि मंडी सिस्टम के हैं। एक बार इसको मैं छोड़ देता हूँ, दोबारा मैं इसे एक बार मैं इसे रब कर देता हूँ, जरा एक मिनट दीजिएगा। मैं इसको फायदों को एक बार ढंग से लिख लेता हूँ, जिससे कि अगर आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो वो आपके काम आ जाएगा। पहला सर फायदा मैंने कहा, फार्मर और लाइसेंस ट्रेडर या गवर्नमेंट सेम पेज पे है, ठीक है। सेकंड मैंने कहा सर डेटा है हमारे पास, डेटा है, ठीक है। थर्ड मैं कह रहा हूँ सर, डेटा तो हमारे पास है, थर्ड मैं कह रहा हूँ सर हमारे पास फूड सिक्योरिटी है। कैसे, एफसीआई बाय करता है सर। चौथा मैं कहता हूँ हमें मिलता है एमएसपी, कुछ 23 क्रॉप्स होती है सर, एमएसपी जिसे हम कहते हैं न्यूनतम प्राइस, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये हमें मिलता है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये सर कुछ फायदे हो गए आपके किसके, मंडी सिस्टम के, ठीक है सर। एक बार आप ये देख लीजिए, मैं आगे से हट जाता हूँ, एक बार आप ये देख लीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूँ सर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा सर। अब मंडी के ना सर नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, और जो एस्पेक्ट बहुत ही नेगेटिव है उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है सर आपका वो क्या है, कार्टेलाइजेशन मतलब एक तरह से कहते हैं समूह बनाना। मतलब इन शॉर्ट मैंने आपसे कहा था, मेरा मार्कर कहाँ गया, इन शॉर्ट मैंने आपसे कहा था जो फार्मर है वो लाइसेंस ट्रेडर को बेचता है, ये कंज्यूमर है, और इन सब पे जो है गवर्नमेंट की नज़र है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लाइसेंस ट्रेडर हैं, 1 2 3 4 है नहीं है। अब एक लाइसेंस ट्रेडर का जो है एक समूह होता है, भले ही गवर्नमेंट ने प्राइस डिटरमाइन किया है कि एक न्यूनतम मूल्य में आप बेचेंगे, लेकिन क्या होता है सर, ये लाइसेंस ट्रेडर जो है सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, और फार्मर के पास कोई अलग चॉइस नहीं होती है अपना सामान बेचने के लिए। चुनिंदा लाइसेंस ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास गवर्नमेंट की जिसके पास फार्मर्स बेच सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये सारे जो लाइसेंस ट्रेडर्स हैं ये अपना एक समूह बना लेते हैं, ठीक है। ये लोग अपना एक समूह बना लेंगे, और उस समूह में क्या होगा, ये लोग डिसाइड करेंगे कि आज हम चावल में इतना ही भाव देंगे, अब क्या होता है सर, जब फार्मर मंडी में अपना सामान बेचने आता है तो क्या होता है, देखिए इफ इन केस फार्मर मंडी में सामान बेचने आया तो सर देखो समझिए कि कोई आदमी मंडी में सामान बेचने आया है तो वो तो यही सोचेगा कि शाम तक मैं बेच दूंगा और घर चले जाऊंगा। अब ये मंडी गया, इसने मंडी में जो है पूछा भाई कितना दाम मिल रहा है इसका,
एक ने कहा भाई हम आपको देंगे 10 रुपये पर किलो, 10 रुपये पर केजी, दूसरा कहता है हम देंगे 10 रुपये पर केजी। ये हर एक लाइसेंस ट्रेडर के पास घूमता है और इसको जो दाम मिलता है वो मिलता है 10 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, अगर इसको दाम मिला 10 रुपीज़ पर केजी, सबसे ही पूछता है, और वही एक मंडी है जहाँ पर ये अपना सामान बेच सकता है। ठीक है, जो कि बाध्य है उस मंडी में सामान बेचने के लिए, तो इसकी मजबूरी है कि इसको बेचना ही पड़ेगा, और सर शाम को इसको घर भी जाना है, तो कहता है ठीक है यार जितने में लेना है लो, देता है और घर चल जाता है। समझ गए? कार्टेलाइजेशन। दूसरी चीज, ओनली बिग फार्मर्स, बड़े फार्मर। ये कैसे सर? समझ गए? मैं कहता हूं कि भाई साहब मैंने उगाया 10 कुंटल चावल उगाया मैंने, ठीक है, 10 कुंटल चावल उगाया। अब चावल को मैंने ले जाना है मंडी में, और मंडी के लिए मुझे चाहिए एक ट्रैक्टर, मेरी पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ेगी उसमें। अब समझिए छोटा किसान जो है जब मंडी जाएगा तो वो अपना 10 कुंटल चावल ले जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे एक ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा, ट्रैक्टर हायर करेगा प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखेगा। ठीक है, फिर मंडी में अलग अलग टैक्सेस होते हैं, जो कि इसका तीसरे पॉइंट में आएगा। मंडी में हर पॉइंट में टैक्स लगता है। टैक्स मतलब कैसे कि पहले वो आपका जो है मानकीकरण करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, वो आपकी क्रॉप्स, आपकी फसल का कि किस मानक की है, उसी हिसाब से उसका दाम तय होता है। ठीक है, तो वो हर पॉइंट पे टैक्स लगता है। जो सर्विसेज आपको मिलती है, पानी, खाना, उसका भी टैक्स लगता है। तो टैक्स मिला के, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के फार्मर पे कुछ नहीं बचता है। तो छोटा फार्मर जो है ना, वो हमेशा क्या करता है, वो अपनी फसल जो है, जैसे उसके पास 10 कुंटल है, वो अपना 10 कुंटल जो है एक बड़े फार्मर को दे देगा एक निश्चित दाम में, जो कि रियल में बड़ा फार्मर ही डिसाइड करता है। ठीक है, ऐसी बहुत छोटे छोटे फार्मर जो है अपनी छोटी छोटी फसलें, जो छोटा जो अनाज उसने उगाया है, वो जो है वो बड़े फार्मर को दे देगा, और बड़ा फार्मर उन सबको साथ लेके मंडी में जाके बेच देगा। तो एक बात बताइए, जो गवर्नमेंट ने एमएसपी का डिजाइन रखा है, न्यूनतम प्राइस रखा है, वो छोटे फार्मर को मिल पाया? वो नहीं मिल पाया, क्योंकि छोटे फार्मर तो जो है वो तो बड़े फार्मर ने उसे पे किया है, और वहां तो कोई भी एमएसपी नहीं है ना सर, तो ये बड़े फार्मर्स के लिए है। ठीक है, तीसरा क्या है सर? मल्टीपल टैक्सेस। सर तीसरा क्या है सर? तीसरा है मल्टीपल टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस मतलब क्या क्या हुआ? मैंने जैसे बताया, हर एक पॉइंट पे टैक्स लेवी होता है सर, हर एक पॉइंट पे वहां टैक्स लेवी होता है। आप घुसे, पहला टैक्स, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, आपके मानकीकरण किया आपके उसका, दूसरा टेस्ट, आप पानी वानी पीते हैं, जो भी करते हैं, तीसरा टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट ही टेस्ट होते हैं सर, फार्मर परेशान हो जाता है। ठीक है, तीसरा सर ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा सर और कोई पॉइंट हम बोल सकते हैं? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं पॉलिटिकली मोटिवेटेड इलेक्शंस। या मैं कह सकता हूं पॉलिटिकली मोटिवेटेड इलेक्शंस। मतलब मंडी जो एक सिस्टम है, इसमें मंडी समितियां होती हैं जो कि चुनी जाती हैं, जो कि पूरा इस मंडी पर देख रेख करती है, वो चुनी जाती है मंडी समिति। ठीक है, अब कहा गया था कि मंडी समिति का इलेक्शन होगा सर। ठीक है, अब इसका इलेक्शन होगा। अब समझिए सर, जिस भी गवर्नमेंट का किसान पे, आप कह सकते हैं जिस भी गवर्नमेंट का किसान पे पकड़ हो गई, वो गवर्नमेंट का जो बेस है वो बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे इन इलेक्शन में जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड इलेक्शन होने लगे सर। पॉलिटिकल वेदांता यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का आने लग गया, इससे यहाँ पर बहुत सारा क्राइम बढ़ गया। ठीक है, तो एज सच ये एक तरह से ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर आ गई, ये आप कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ गया, ये आप कह सकते हैं सर। ठीक है, और इन सब की एक बात अगर मैं बोलूँ, मंडी सिस्टम में क्या हुआ कि मंडी सिस्टम में फार्मर की जो आज़ादी है कि अपना जो सब्जी जो उगाता है, जो भी उसकी उगाई हुई चीज़ है, अनाज है, वो इस मंडी के बाहर जाके नहीं बेच सकता। सबसे बड़ा पॉइंट ये है उसका फ्रीडम जो है वो चला गया। फार्मर का फ्रीडम जो है सर वो चला गया, सिंपल। तो ये मंडी सिस्टम है, इसके कुछ फायदे पड़े,
कुछ नुकसान हमें पड़े। आपको कुछ भी पूछना है या आपको एक बार देख लीजिए, या जो लिख रहा है वो लिख लीजिए, फिर इसके बाद में आपको न्यूनतम मूल्य प्राइस का जो असली इशू है ये क्या है ये समझाऊंगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ये समझ में आ गया सर आपको? मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मंडी सिस्टम क्यों आई? गवर्नमेंट ने चाहा कि हम रेगुलेट करेंगे, फार्मर की इनकम बढ़ाएंगे, क्योंकि फार्मर हमारा बेचारा सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसको एक गवर्नमेंट के अंदर रेगुलेट करेंगे। जैसे आरबीआई है ना सर, आरबीआई क्या करता है, हर एक बैंक को रेगुलेट करता है या उस पर नजर रखता है, उसके डेली डे टू डे फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करता है, सिर्फ रेगुलेट करता है उसे, सिर्फ उसे रेगुलेट करता है। वैसी जो है गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक नजर रखती है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सर एमएसपी, जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये है सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या है ना सर, फार्मर के अनाज में कितना न्यूनतम मूल्य उसे मिलेगा, कितना मूल्य उसे जो न्यूनतम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं चावल उगा के गया, मेरी क्या कहते हैं उसे, जो मेरी लागत उसमें आई है वो चावल मेरा दब है, चावल की जो लागत मेरी आई है पर किलो चावल में वो लग रहा है 10 रुपए किलो, और आप मुझे मूल्य ऑफर कर रहे हैं 5 रुपए किलो, तो ये तो डायरेक्टली मेरा लॉस हो गया ना, डायरेक्टली मेरा लॉस हो गया। तो वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी कमीशन है, वो क्या चीज है जो डिटरमाइन करती है कि फार्मर्स की कितनी लागत लगी है चावल या कोई और क्रॉप्स उगाने में, और उसके हिसाब से हम न्यूनतम मूल्य जो है डिसाइड करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, मेरी लागत से कम अगर मुझे दाम मिलेगा तो मुझे लॉस होगा, और मुझे लॉस होगा तो मेरा फार्मर जो है वो पनप नहीं पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक ऐसी कमेटी गवर्नमेंट के पास है, या वो कुछ लोग गवर्नमेंट के पास है जो कि सर्वे करते हैं, फार्मर से पता करते हैं या देखते हैं कि फार्मर की लागत कितनी आ रही है इन क्रॉप्स में, और जितनी भी उसकी लागत आ रही है उसको उससे ऊपर ही मूल्य मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, कौन से लोग हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक कमीशन है जिसे हम कहते हैं CACP। ठीक है, इसे हम कहते हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये कमीशन जो है ना, ये करता है सर आपका, ये आपका करता है सर्वे। ये एक्चुअली में सर्वे ये करता है कि फार्मर की लागत कितनी आई है, कैसा इस टाइम मौसम ने कितना प्रभाव दिया है, कितना उसका खर्चा आया है, ये सर्वे करता है, और फिर ये भेजता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को या कृषि मंत्रालय को। ये भेजता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को अपनी रिकमेंडेशंस, या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या कृषि मंत्रालय को अपनी रिकमेंडेशन भेजता है। ये क्या करती है, ये भेजती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये अपनी रिकमेंडेशन जो है, जैसे इसने अपनी रिकमेंडेशन यहां भेजी और इसने अपनी रिकमेंडेशन यहां भेजी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स में इसने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी, और ये जो है ये डिसाइड करती है सर MSP। ये डिसाइड करती है MSP। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि ये कमीशन डिसाइड करती है MSP। MSP का प्रोसीजर क्या है सर, मैंने यहां से लिखा है, एक बार आप देख लीजिए। MSP का प्रोसीजर क्या है सर, CACP जो है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है
वो रिकमेंडेशन देता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, क्योंकि वो सर्वे करता है, CACP सर्वे करता है, ये रिकमेंडेशन देता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है ये रिकमेंडेशन देती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये डिसाइड करता है MSP, न्यूनतम मूल्य। तो ये पहली होगी, ये इसे देती है, और डिसाइड कौन है, ये करता है। आई गेस ये समझ में आ गया MSP डिसाइड कैसे करता है, ठीक है। अब MSP किस थ्रू डिसाइड होता है ये तो हमने देख लिया, अब MSP डिसाइड कैसे करते हैं वो बता देते हैं सर। ठीक है, अब क्या होता है ना सर, तीन चीजें हैं सर, A2 प्लस FL और C2। ध्यान से देखिएगा, इस बार का जो आपका कहते हैं जो मेन फार्मर की डिमांड है वो यहाँ पर भी एक डिमांड फार्मर की यहाँ पर भी आके अटकती है। डिमांड क्या है वो मैं समझाने के बाद बताऊंगा, ठीक है। अब सर क्या है, जो हमारा फार्मर है A2 क्या है, A2 में जितना भी उसने रुपीस लगाया, उसमें आप 50% ऐड कर दो। रुपीस लगाया मतलब जो उसके फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जो उसका इरिगेशन का खर्चा आया है, जो उसने क्रॉप खरीदी है या बीज खरीदा है, बीज ऐसे लिखते हैं शायद हिंदी में, मैं हिंदी में श्योर नहीं हूँ सर, शायद बीज ही लिखते हैं, ठीक है। जितना उसने फर्टिलाइजर लगाया है, जितना उसने इरिगेशन लगाया है, जितना उसने क्रॉप एक बीज खरीदा है, प्लस जितना भी उसने ट्रैक्टर को किराए पे लिया है, मतलब इन शॉर्ट जितना भी पैसा उसने लगाया है, जितना भी कैपिटल उसने लगाया है, उसमें आप 50% ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा MSP। सर पहला तरीका तो सर हमारे पास ये है A2, जिसे हम कहते हैं A2। अभी हम ये इस्तेमाल नहीं करते हैं सर, ठीक है। दूसरा है A2 प्लस FL। सर A2 तो ये हो जाएगा, कितना रुपीस लगाया है सर उसने, ठीक है, ये सिंबल रुपी का है ना सर, कितना रुपी लगाया सर उसने, प्लस FL क्या है ना सर, इंडिया की एक खास बात है। खास बात क्या है कि हमारे खेतों में क्या होता है कि लेबर कम होता है, लेकिन हमारा चाचा, ताऊ, भतीजा, मामा, ठीक है, ये सब जो है फूफा, ये सब जो है एक खेत में काम करते हैं, ये सब जो है एक खेत में काम करते हैं। और जब ये सब लोग एक खेत में काम करते हैं तो उनकी सैलरी हम उन्हें देते ही नहीं सर, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये कहता है कि जितनी लागत आपने लगाई है रुपीज में, जो कि आपका फर्टिलाइजर, इरिगेशन, क्रॉप, बीज जो आपका होता है, प्लस ट्रैक्टर अगर आपने किराए पे लिया है तो उसमें, इसके अलावा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप सैलरी नहीं दे रहे हैं। इफ इन केस वो फैमिली मेंबर्स नहीं होते और कोई लेबर होता तो आप लेबर को कितनी सैलरी देते वो भी इसमें काउंट कीजिए। समझ में आ गया? सैलरी हम दे नहीं रहे, लेकिन ये हमें कह रहा है कि आप ऐसा सोचिए कि जो फैमिली मेंबर है, इफ इन केस जो हमारा फैमिली मेंबर है, अगर वो लेबर होता, फैमिली लेबर होता, तो उसे हम कितनी सैलरी देते, ठीक है। तो यहां पर आप वो काउंट करेंगे और जितना भी आएगा प्लस 50% कर देंगे, इसके 50% कर देंगे और जितना भी आएगा वो आ जाएगा MSP। 2 पॉइंट हो गए सर, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। तीसरा पॉइंट, 2 तरीके हो गए MSP के। तीसरा और अच्छा है, और आज के दिन भी हम जो यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं। मैं आपको पहले बताऊं, हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? C2। सर C2 क्या है? C2 ये है, C2 तो पहले ये कर लो आप, C2 में ये जोड़ लो आप, A2 प्लस FL, ये तो है ही है, प्लस कहता है लैंड का। आई होप थोड़ा सा आपको हिंट मिल गई होगी, प्लस 50%। थोड़ी हिंट मिली आपको मैंने क्या कहा? A2 तो हमने कहा कि जितना भी उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो A2 हो गया, बीज से लेकर फर्टिलाइजर से लेकर इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स जो डाले हैं उसने, बीज जो उसने ट्रैक्टर किराए पे लिया है, वगैरह वगैरह जो भी उसने किया है ना, वो आपका जो है A2 में आएगा।
एफएल क्या है, जो मेरे फैमिली मेंबर्स वहाँ काम कर रहे हैं, इनफैक्ट वो लेबर नहीं है, लेकिन अगर वो लेबर होते तो मैं उनको कितना पे करता, तो ये एफएल हो गया। प्लस लैंड है रेंट में, लैंड रेंट में मतलब क्या है, हो सकता है कि मैं अपनी जमीन पे ही खेती कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो जमीन मेरी नहीं होती, अगर वो जमीन मेरी नहीं होती तो उस जमीन में खेती करने का मैं कितना लैंड पे करता, समझ रहे? अगर वो जमीन मेरी नहीं होती और उस जमीन में खेती करने का मैं कितना रेंट पे करता, वो भी मैं जोड़ लूंगा इसमें और प्लस 50% कर दूंगा, तो मेरा फाइनल एमएसपी आ जाएगा। ठीक है, ये 3 तरीके हैं सर। अब देखिए डिस्प्यूट क्या है सर। एक कमिटी आई थी सर, एक कमेटी आई थी जिसे हम कहते हैं स्वामीनाथन कमेटी। एक कमेटी आई थी जिसे हम कहते हैं स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी ने क्या कहा सर? इन्होंने कहा 2006 की बात है सर ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्होंने कहा जो एमएसपी होगा वो आप दोगे किसमें? C2 में। इन्होंने कहा जो एमएसपी है वो आप दोगे C2 में। 14 साल हो गए सर। इट हैज बीन 14 years since this committee has been made, and you know what, there's only one crop जिसमें हम जो है एमएसपी C2 में देते हैं, और वो क्रॉप है सर बाजरा, और वो क्रॉप है बाजरा। बाजरा के अलावा जितनी भी क्रॉप है उसको हम देते हैं A2 प्लस FL में, उसको एमएसपी मिलता है। बाजरा के अलावा जितनी भी क्रॉप है उसे A2 प्लस FL में जो है एमएसपी हम प्रोवाइड करते हैं सर। ठीक है, 14 साल हो गए सर, हम C2 में स्विच ओवर नहीं हो पाए हैं। तो फार्मर की एक डिमांड ये भी है कि जो एमएसपी है वो C2 में ही मिलना चाहिए। फार्मर की एक डिमांड ये भी है जो एमएसपी मिलेगा वो C2 में ही मिलेगा। फार्मर की एक डिमांड ये भी है। आई होप एमएसपी कौन निकालता है? जैसे CACP रिकमेंडेशन देता है किसे? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंडेशन देती है, और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स जो है वो एमएसपी डिसाइड करता है। डिसाइड कैसे करता है? ये 3 फैक्टर होते हैं जिसमें कि A2 प्लस FL और C2, ये हमने पढ़ लिया सर। और कमेटी थी स्वामीनाथन कमेटी, आई थी 2006 में। इन्होंने कहा था कि हम लोग जो एमएसपी डिसाइड करेंगे वो C2 में करेंगे, हम लोग जो एमएसपी डिसाइड करेंगे वो C2 में करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अभी तक जो है एमएसपी डिसाइड होता है A2 प्लस FL में, और फार्मर की एक डिमांड ये भी है कि जो एमएसपी है वो हमें मिलना चाहिए C2 में। ठीक है सर, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो एमएसपी हमारा क्लियर हो गया, मंडी सिस्टम क्लियर हो गया, मंडी के फायदे नुकसान हमने देख लिए, वो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 3 फार्म लॉज में, जो कि कंट्रोवर्सी का मेन थीम है, 3 फार्म लॉज। ठीक है, इससे पहले एक बार आप देख लीजिए कि कुछ समझ में कुछ बचता है, या एक बार आप लिख लीजिए, इसको लिखना है। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। चाय भी ठंडी हो गई थी मेरी। चलिए एनीवे, ये क्लियर होता है। अब मैं आता हूँ वो 3 फार्म लॉज में, वो कंट्रोवर्शियल 3 फार्म लॉज जिन्होंने की सबकी नाक में दम कर रखा है। और जो मेरे दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो करंट अफेयर से बहुत ही टच में रहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, उन्हें मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मीनवाइल इन 3 फार्म लॉज में जो है स्टे लगा दिया है। ये कल की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनवाइल इन 3 फार्म लॉज में स्टे लगा दिया है, और जो ये 3 फार्म लॉज है, सुप्रीम कोर्ट इसमें सिर्फ स्टे लगा सकता है, इसको कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो सिर्फ लॉज को पास करने की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करेगा। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर सकता है। तो मीनवाइल उसने स्टे लगा दिया है, प्लस एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जिसके 4 मेंबर हैं, और वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वो कमेटी जो है वो हमारे लिए है, वो हमें बताएगी कि एक्चुअली में मुद्दा क्या है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। ठीक है सर, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 3 फार्म लॉज है सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए 3 फार्म लॉज हैं। अब नाम तो उनके बहुत बड़े बड़े हैं,
बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं और उतने ही बड़े उनकी कंट्रोवर्सीज भी हैं। तो पहला जो फार्म लॉ है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट 2020। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, मैं लिखूं या मैं बोल दूं, मुझे भी एक्चुअली में याद नहीं है वो नाम, टू बी ऑनेस्ट। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विस एक्ट 2020। इन शॉर्ट जो कि मेरे समझ में आया, ये बात कर रहा है पहला लॉ, वो बात कर रहा है सर, वो बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। उतना बड़ा मैंने पढ़ा भी नहीं, मैं सिंपल कह रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूं। इसका टेक्निकल नाम आप चेक कर लीजिएगा, आना जरूरी है सर, मैं फिर बोल रहा हूं, इसका टेक्निकल नाम आपके लिए आना जरूरी है कि एग्जाम में वही नाम आपके काम आएगा। आप जनरली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिख के नहीं आ सकते हैं, तो अभी मैं समझाने के मोटिव से कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूँ सर मैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है ना सर, फॉर एग्जाम्पल अभी तक क्या था ना, हमने मंडी सिस्टम के कुछ नुकसान पड़े थे। एक सेकंड सर, मैं पंखा तेज कर लूँ, गर्मी लग रही है। ठीक है, हमने मंडी सिस्टम के कुछ नुकसान पड़े थे। मंडी सिस्टम के नुकसान हमने क्या पड़े सर, मंडी सिस्टम में क्या था कि फॉर एग्जांपल मैं किसान हूं तो मेरे पास सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपना अनाज जो है मंडी सिस्टम में ही बेचना है, मुझे अपना अनाज जो है मंडी सिस्टम में ही बेचना है, ये मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इफ इन केस कॉन्ट्रैक्ट, मैं किसान, ये बात पहले की है या अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारा सिनेरियो पहले का बता रहा हूं मंडी सिस्टम के टाइम का, कि मुझे अपना अनाज जो है मंडी में ही बेचना है। सेकंड थिंग, मैं एक किसान हूं, मैं मंडी से बाहर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि भाई ठीक है मेरा इतना फसल है, आप डायरेक्टली मुझसे ले लो, लेकिन वो भी मंडी के थ्रू होना है। मैं एक किसान हूं, मैंने ऑनलाइन ई नैम, आई होप आपको ई नैम के बारे में पता होगा, जो भी जिसको भी आइडिया है ई नैम क्या होता है। ई नैम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ई नैम क्या होता है सर, ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है, एक गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है, एक गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है ई नैम। इसमें क्या होता है, किसान लिख देता है कि मेरी इतनी फसल है, इतनी फसल है, दाम, इसका दाम बोल देगा। मानिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ सर, ठीक है, मैं कहता हूँ कि 10 केजी पर कुंटल, इसका दाम मैं फिक्स करता हूँ कि 10 केजी पर कुंटल इसका दाम होगा। ठीक है, अब सर अलग अलग व्यापारी हैं, ये किसान मान लीजिए महाराष्ट्र का है, नागपुर का है, अब अहमदाबाद में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बैठा हुआ है आपका मुंबई में, कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है आपका यूपी के कानपुर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो सर अलग अलग किसान हैं ऑल ओवर इंडिया जो ई नैम में जुड़े हुए हैं, व्यापारी जो है। तो किसान ने, जो हमारा किसान है, हमारे किसान ने क्या किया, इसने ई नैम में अपनी फसलों के बारे में लिख दिया, कौन कौन सी फसल है, कितना इसका दाम मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अब ये तीनों जो है किसान से कांटेक्ट करेंगे, ये तीनों किसान से कांटेक्ट करेंगे, एंड देन एक डील साइन हो जाएगी, देन एक डील साइन हो जाएगी, एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। ठीक है, देन एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा किसान और इसमें से किसी एक व्यापारी पे जिससे उसकी डील हुई है, इसमें से किसी एक व्यापारी पे जिससे कि उसकी डील हुई है। अब ये एग्रीमेंट साइन हो गया। अब ऐसा नहीं है किसान अपने आप से जाएगा, किसान अपने आप से ये इनमें से जो सेलेक्ट भी हुआ है वो किसान के पास आके उसका माल ले लेगा इंडिविजुअली, ऐसा नहीं होगा। इससे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ मिलेगा। लेकिन क्या होता है इस केस में, किसान जो है मंडी जाएगा, वो मंडी में अपनी अनाज रख देगा जिसकी डील हुई है, व्यापारी मंडी आएगा, वो मंडी से अनाज ले जाएगा, अनाज ले गया मंडी से और पैसा उसने मंडी को दे दिया जो डिसाइड हुआ है। मंडी पैसा किसान को देगी, लेकिन जो है मंडी का जो टैक्स है वो काट लेगी। समझ में आया सर। एक तरह से जो ई नैम है, एक हाइपोथेटिकली बात बोलता हूं सर, आप बताइए जो ई नैम है ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है सर। आप बताइए, मेरी फसल थी, मैंने अपनी फसल को यहाँ पर रखा, मैंने अपनी फसल को यहाँ पर रजिस्टर करवाया, मेरी जब फसल यहाँ पर रजिस्टर हो गई उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किसानों से डायरेक्ट डील किया ऑनलाइन
डील किया, एक किसान ने मुझसे एग्रीमेंट किया, हमारे दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, देन क्या होता है, किसान डायरेक्टली मेरे पे नहीं आएगा, किसान डायरेक्टली मेरे पे नहीं आएगा। मैं जो है अपना अनाज जो है अपनी नियर बाय मंडी में रखूंगा। मंडी कौन सी होगी, वो किसान कह सकता है कि आप इस मंडी में रखिए, इसमें रखिए, विद इन हमारे जिले में ही कौन सी मंडी में रखिए, ऐसा वो कह सकता है। लेकिन हम जो हमारी नियर बाय मंडी होती है वहीं पर ही रखते हैं। तो हमने मंडी में रख दिया, हमने अपना अनाज जो है मंडी में रख दिया। अब जब मंडी में रख दिया हमने अपना अनाज, तो ये मंडी जो है, मंडी में वो व्यापारी आएगा, अनाज ले जाएगा, पैसे दे देगा। मंडी जो है किसान को पैसे दे देगी, अपना टैक्स काट लेगी। तो एक तरह से जैसे ई नाम है ना, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम पहले भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन फर्क ये था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम था, किसान एक व्यापारी से डायरेक्ट डील कर सकता है, लेकिन वो मंडी सिस्टम के थ्रू ही आएगा, क्योंकि मंडी सिस्टम को टैक्स चाहिए होता है। क्योंकि मंडी सिस्टम को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है, उसको टैक्स चाहिए। इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई थी वो मंडी के थ्रू ही हुई थी। और यही आपने बातों बातों में एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया है, वो है ई नैम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आगे बढ़ता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है सर, देखिए लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, मैं ये कहता हूं कि मैं किसान हूं, एक व्यापारी मेरे पास आया, मंडी के बाहर आया, मेरे उगाने से पहले आ गया, मैं खारिफ क्रॉप बोने ही वाला हूं उससे पहले वो आ गया। उसने बोला भाई किसान ऐसा करो, मेरे लिए तुम 100 कुंटल आलू उगा दो, मैं इनके पोटैटो चिप्स बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो भाई क्या हुआ, ये है एक किसान, ठीक है, और ये है एक कंपनी, ठीक है, मान ली पेप्सी है, ये किसान है, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया। क्रॉप कौन सी होगी, प्राइस क्या होगा, ठीक है, क्रॉप कौन सी होगी, प्राइस क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, और वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, जो मेन कंडीशन है वो 3 ही है कि इन्होंने डिसाइड किया है उगाने से पहले, क्रॉप को शो करने से पहले एक साइन हो गया है कि कौन सी क्रॉप उगाएगा। ये सारी के सारी क्रॉप जो है पेप्सी खरीदेगी या कोई कंपनी खरीदेगी। प्राइस क्या होगा उस कॉस्ट, उस क्रॉप का जब वो बेचेगा कंपनी को, और कितने समय के लिए क्रॉप उगाएगा। तो ये सब साइन होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है सर, एक फॉर्मल जो है एग्रीमेंट, एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है किसमें, किसान में और एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होता है किसान में और एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब मंडी से बाहर होता है। इसमें ऐसा नहीं कि किसान जब इसको कुछ समय बाद, टेन्योर के बाद जब इसको अपनी फसल बेचेगा, तो ये नहीं है कि ये पहले मंडी जाएगा, ये मंडी से बाहर है। स्वीपिंग चेंजेस, मोदी गवर्नमेंट ने, अगर एक शॉर्ट में बोलूं तो मोदी गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसमें क्या था कि फार्मर को मंडी के थ्रू अपना सामान बेचना है। अगर वो बाहर कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहा है तो मंडी के थ्रू जाएगा सामान, मंडी को टैक्स मिलेगा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्वीपिंग चेंजेस, मोदी गवर्नमेंट ने स्वीपिंग चेंजेस किए हैं, सारा का सारा जो मंडी सिस्टम है वो हटा दिया है, मंडी के बाहर ये सब चल रहा है। समझ में आ गया सर, इतना समझ में आ गया, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। ठीक है सर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अब देखिए सर, इतना समझ में आ गया आपकी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए सर, कुछ फायदे और कुछ नुकसान, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव क्या है सर, इजी, मतलब दिमाग यहाँ का सब प्रयोग ही नहीं करना है पॉजिटिव पॉइंट में, इतने इजी है। यही दिख रहा है, प्राइस पहले से एश्योर्ड है, तो अगर मार्केट में प्राइस नीचे भी होता है तो इसे इन शॉर्ट कहते हैं ना, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट में प्राइस नीचे भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क, पार्डन माय लैंग्वेज, अगर मार्केट में प्राइस नीचे भी होता है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान का प्राइस जो है वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है।
किसान का प्राइस जो है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, तो प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग, हम हमेशा कहते हैं सर, जैसे जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में आएगा, एग्रीकल्चर मार्केट में नई नई एक्सपर्टीज आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। कंपनी चाहेगी कि फार्मर जो है, जो क्रॉप जो इसने एग्रीमेंट किया है, फार्मर क्रॉप उगाए। ऐसा तो नहीं कंपनी किसी और के पास भी जाएगी, एक वही आलू जो 100, अगर मानो कंपनी को 100 कुंटल आलू चाहिए, एक मैं आपको एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ मैं आपको सर। पेप्सी कंपनी है, जो पेप्सी कंपनी है इसने कहा भाई इनको 100 कुंटल चाहिए और जो इनकी प्रोडक्शन है वो 100 कुंटल से ही पूरा हो जाएगा। इनको 100 कुंटल आलू चाहिए, उससे ये बनाएंगे पोटैटो चिप्स, ठीक है। तो जो 100 कुंटल आलू ये दे रहे हैं, जो 100 कुंटल आलू इन्होंने एक किसान को दिया है, अब ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा 3-4 किसानों पे और जाएंगे, बोलेंगे भाई तुम भी 100 कुंटल आलू कर दो, क्या बताओ किसान ना कर पाए। ऐसा नहीं है सर, ये डील जो है एक किसान से करेंगे या किसानों की ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे, लेकिन डील करेंगे एक आदमी से या एक ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई ठीक है हम आप हमें 100 कुंटल आलू देंगे। जब आप हमें 100 कुंटल आलू देंगे तो क्या होगा ना, कंपनी चाहेगी कि किसान की खेती खराब ना हो और आलू जो है अच्छा, क्या कह सकते हैं उसे, एक अच्छी वैरायटी का निकले, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, प्लस फार्मर्स को एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, समझ गया। तीसरा पॉइंट और नॉट द लीस्ट, तीसरा पॉइंट क्या है, स्मॉल फार्मर्स को फायदा होगा। ये कैसे? पहला पॉइंट सर इजी है, समझ में आ गया आपको, प्राइस जो है फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। एक्सपर्टाइज है, क्योंकि चाहे कंपनी चाहेगी कि हम लोग जो है क्रॉप खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इस क्रॉप पे डिपेंड होता है, ठीक है, ये मान लिया। तीसरा क्या है सर, तीसरा जो है स्मॉल फार्मर्स को इससे बहुत फायदा होगा। स्मॉल फार्मर्स को इससे बहुत फायदा होगा, वो कैसे, चलिए थोड़ा रिमाइंड करते हैं। शुरू के 10 मिनट में हमने एक बात पढ़ी थी, मंडी सिस्टम। मंडी सिस्टम में सर मैंने कहा कि मंडी के डिसएडवांटेजेस क्या है, कि जो मंडी सिस्टम है उसमें फायदा सर किसे होता है, मेन बड़े फार्मर को होता है। किसी किसान ने 10 कुंटल चावल उगाया, अब वो 10 कुंटल चावल उगाएगा, छोटा किसान है तो उस पर ट्रैक्टर भी नहीं है, वो ट्रैक्टर किराए पे लेगा, फिर सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, फिर सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी फिर वो मंडी आएगा, मंडी में डिफरेंट टैक्स जो है वो लेवी होता है हर एक स्टेप पे, वो टैक्स देगा, आखिर में क्या होगा, उसकी कोई बचत ही नहीं होगी। तो इससे अच्छा वो ये करता है, भाई मैं ऐसा करता हूँ, वो ऐसा करेगा, अपनी क्रॉप जो है एक बड़े फार्म को दे देगा, बड़ा फार्मर ऐसी छोटे छोटे किसानों से जो है क्रॉप ले लेगा, कुछ न्यूनतम दाम उन्हें दे देगा, जो कि बड़ा फार्मर डिसाइड करेगा, क्योंकि छोटे फार्मर की बेचना मजबूरी है, वो मंडी नहीं आ सकता। तो जो बड़ा फार्मर है जो दाम डिसाइड करेगा, छोटा फार्मर उसे वो दे देगा, एंड देन बड़ा फार्मर उसको लेके मंडी आ जाएगा। और एमएसपी कौन खाएगा, बड़ा फार्मर खाएगा। यहाँ पर क्या है, स्मॉल फार्मर डायरेक्टली डील किससे कर रहा है, कंपनी से, कोई दलाल नहीं, कोई मिडलमैन नहीं। तो अल्टीमेट प्रॉफिट कौन खाएगा, स्मॉल फार्मर खाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आई होप समझ रहे होंगे सर, ठीक है। ये हो गया सर। अब मैं इसके कुछ नुकसान में आता हूँ। तो देखिए वैसे फायदे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं लिखने बैठा तो शाम हो जानी है, ठीक है, लेकिन अभी जो मोटे मोटे तौर पे जो है, जो कि हम एग्जाम में लिख सकते हैं, इस पे हम पूछ रहा हूँ, 10 लाइनें भर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फायदे, थोड़ा आप पढ़िएगा, रिसर्च कीजिएगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा 3 फायदे बता दिए मैंने आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नुकसान क्या क्या है सर, इससे नुकसान क्या क्या है सर? नुकसान क्या है ना सर, सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे दिखता है सर इसमें, वो है बिग फार्मर्स। अब सर ये है खेल समझने का, ये है खेल समझने का। यहां मैंने कहा भाई स्मॉल फार्मर को फायदा है, प्लस पॉइंट है। यहां मैं कह रहा हूं नुकसान ये है कि बड़े फार्मर को भी फायदा है। हो सकता है ऐसा, सोचिए, ये दोनों पॉइंट तो मेरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा कैसे? समझिए, ऐसा नहीं कि नुकसान है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि नुकसान है, क्योंकि ना क्या है, एक कंपनी है, चलिए पेप्सी बड़ी कंपनी है, इसकी डिमांड 100 कुंटल है, छोटे फार्मर पे इतनी जमीन नहीं होती तो 100 कुंटल उगा नहीं पाएगा। तो ज्यादातर जो बड़ी कंपनी है वो बड़े फार्मर पे जाएगी, बड़े फार्मर्स पे, कि भाई तुम उगाओ इतना, हम तुमसे लेंगे। तो बड़े फार्मर पे बड़े खेत हैं, बड़े एकड़ में उसके पास खेत पड़े हैं, प्लस उस पर लेबर है, प्लस उस पर अलग अलग मशीनें हैं। तो जो बड़ी कंपनी है वो ज्यादातर डील जो है बड़े फार्मर से करती है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सर हर एक कंपनी की डिमांड बड़ी होती है, कोई छोटी कंपनीज भी होती हैं, क्योंकि जो ये वर्ड में यहाँ यूज कर रहा हूँ ना सर, जो वर्ड में यहाँ यूज कर रहा हूँ ना, ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जिसके पास आधार कार्ड है, सॉरी जिसके पास पैन कार्ड में रजिस्टर्ड है, पैन रजिस्टर्ड है, मतलब कि जिसके पास पैन कार्ड है वो मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि डील में जो है यहाँ पर पैन कार्ड लिखा जाता है, ठीक है। तो जिसका जो भी पैन कार्ड के थ्रू रजिस्टर्ड है उसे मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुटी उद्योग भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ी है ना वो हमेशा बड़े फार्मर से डील करेगी, क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है, उसका प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होना है, तो वो हमेशा बड़े फार्मर से डील करेगी। वेरेस जो छोटी कंपनी है वो छोटे फार्मर से डील करेगी। तो कहीं ना कहीं सर विन विन है, नुकसान भी है और फायदे भी हैं। तो ये मैंने नुकसान में भी लिख दिया, ये मैंने फायदे में भी लिख दिया। आई होप आपको समझ गए होंगे सर। दूसरा जो फायदा है, सबसे गंदा जो मुझे, सबसे बेकार जो मुझे लगा है, वो इसमें लगा है ग्रीवेंस रिड्रेसल, जिससे कि मैं ना खुश हूं, जिस चीज से मैं ना खुश हूं वो चीज है ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायतों का केंद्र। मान लेते हैं सर कि क्रॉप जो है फार्मर ने डिलीवर नहीं की, या फिर कंपनी ने फार्मर को प्राइस नहीं दिया, या फिर कंपनी ने फार्मर को प्राइस नहीं दिया, कहीं ना कहीं आपसी मतभेद हो गई, तो ग्रीवेंस कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? सब मैं लिखने की जगह नहीं है, मैं बोल देता हूँ, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा, मैं हल्के हल्के बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम आपसी मतभेद करेंगे, इंग्लिश वाले छात्रों के लिए ये होगा रिकॉन्साइलेशन करेंगे, आपस में आपसी मतभेद करेंगे, रिकॉन्साइलेशन करेंगे। 30 दिन मिलते हैं हमें रिकॉन्साइलेशन करने के लिए, उसमें होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम जाएंगे एसडीएम साहब के पास, ये मैटर जाएगा एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब के पास भी 30 दिन है इसको मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर एसडीएम साहब ने 30 दिन के अंदर डिसीजन दिया जिससे कि हम नाखुश हैं, तो हम फिर अपील करेंगे डीएम साहब को या फिर कलेक्टर साहब को, और जो डीएम साहब या कलेक्टर साहब हैं वो जो है वो फाइनल अथॉरिटी हैं, एपीलेट अथॉरिटी हैं। डीएम साहब या कलेक्टर साहब का जो भी डिसीजन होगा, चाहे उसको हम एक्सेप्ट करते हैं या हम नहीं करते हैं, डिसीजन वही फाइनल रहेगा। तो दिक्कत क्या है सर, डीएम या कलेक्टर ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट। सो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप आ रहा है, आप उनके डिसीजन को जुडिशरी में अपील नहीं कर सकते। सबसे बेकार पॉइंट मुझे ये लगता है सर, मेरा इंडिविजुअल थिंकिंग ये है कि सबसे बेकार पॉइंट मुझे इसका ग्रीवेंस रिड्रेसल लगता है, ठीक है। 2 पॉइंट समझ गए सर, ठीक है, जो नुकसान है इसके, आई होप आप समझ गए होंगे सर। ये आपसी समझौता कर लेंगे, एसडीएम साहब के पास जाएंगे या फिर डीएम साहब के पास जाएंगे। डीएम साहब जो है फाइनल अथॉरिटी है, डीएम साहब के ऊपर कहीं अपील होगी नहीं और कोर्ट में हम जा सकते नहीं अपील लेके। प्लस डीएम साहब जो है ऐसे, डीएम साहब जो है गवर्नमेंट के थ्रू चुने गए हैं, तो समझ लीजिए गवर्नमेंट का कितना हस्तक्षेप होगा, समझ सकते हैं आप। बाकी मैं नहीं बोलूँगा। तीसरा एक और फायदा है जो कि हम सोचते नहीं है, बहुत लोगों के आपसे छुपा भी हुआ है, वो है अनफेवर डील। किसानों की जो मेन कह सकते हैं जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, और आई मस्ट से कि बहुत ही पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि सर राइट टू प्रोटेस्ट, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में कहा था 2 दिन पहले कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है एक आदमी का हक है, और किसान जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट है सर, बड़ी बात यह है, हम इसको याद रखेंगे और हमें इससे सीख भी लेनी चाहिए कि जितने भी हमारे वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं वायलेंस बहुत होता है सर, लेकिन एक किसानों ने इस चीज़ के जो भी आता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके फेवर में ही आए, जिस विन विन सिचुएशन हो गवर्नमेंट के लिए भी, किसानों के लिए भी, हमारी इकोनॉमी के लिए, ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन क्या है ना, ये प्रोटेस्ट जो है सब पीसफुल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है सर, ठीक है। और इससे बाकी जो वर्ल्ड की बिग डेमोक्रेसीज हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जिसमें अमेरिका भी है, इस सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि प्रोटेस्ट कैसे करते हैं सर। देखिए इतनी ठंड हो रही है दिल्ली में इस टाइम, उसके आसपास के बॉर्डर इलाकों में, तब भी किसान ठंड में बैठा हुआ है लेकिन वायलेंस नहीं कर रहा है सर। हाँ कहीं कहीं पे छोटी मोटी वायलेंस होती रहती है सर, लेकिन ये है कि बिग वायलेंस कोई भी नहीं हुई है। बाकी जितना प्रोटेस्ट हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं वो सारा जो है पीसफुल है सर, तो एक बहुत ही सराहना करने वाली बात है सर, ठीक है। बाकी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ सर, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अनफेवर डील मतलब, अब देखिए सर, कंपनी है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल हायर्स किए गए हैं सर, प्रोफेशनल को वो हायर करते हैं, वो लोग जो डील करने में
माहिर हैं, दे नो हाउ टू क्रैक अ डील। इनफैक्ट क्या क्या कह सकते, मतलब इनफैक्ट एक वर्ड हम कहते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म, उनके अंदर ये बहुत बहुत है सर। मतलब वो चीज़ों को कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कोई गंदी चीज़ को भी कैसे प्रेजेंट करना है, इनफैक्ट ये पेन कैसे बेचना है, वो इस चीज़ में माहिर है सर। और वहीं हमारा किसान, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है वो अनएडुकेटेड है, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी वो फार्मर्स जो है वो अनएडुकेटेड है। अगर एडुकेटेड भी हैं तो उनकी जो कह सकते हैं पढ़ाई है वो इस लेवल की नहीं है जिस लेवल के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो आप समझिए, जब एक प्रोफेशनल आदमी एक फार्मर से डील करेगा तो किसके फेवर में वो डील होगी। आई गेस मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 3 नुकसान है, 3 फायदे हैं। ये है आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। यही मैटर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सर। ये कुछ चीजें हैं जिसपे किसान जो है लड़ रहे हैं या कुछ आंदोलन जो चल रहा है वो इन्हीं केसेस में है, नेगेटिव पॉइंट्स में। बिग फार्मर्स ग्रीवेंस का रिलेशन ठीक नहीं है कि कोर्ट तो इसमें आएगा नहीं, अनफेवर डील होने वाली है सर। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जो है एग्रीकल्चर का हम कर रहे हैं कॉमर्शलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर जो है एग्रीकल्चर में आ जाएगा, उसकी मोनोपोली हो जाएगी सर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है सर, ठीक है। सेकेंड लॉ में मैं आता हूं सर। मैं सेकंड लॉ में आता हूं सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, तब तक आप एक बार देख लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया है। दूसरा लॉ है सर, वही बड़े नाम है जो कि मैं खुद कॉपी में देख रहा हूं, बड़े नाम जो है क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है। दूसरा है फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। बाप रे, इतना बड़ा नाम है, प्रोड्यूस, बाप रे, बड़े बड़े नाम है सर। नाम तो बहुत ही बड़े बड़े हैं, ठीक है, नाम बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो आई होप तो देखिए नाम आप पढ़ सकते हैं, मैंने सामने लिख दिया है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब मैं इसको डिलीट मिटा रहा हूं क्योंकि इस एक्ट को जो मैंने समझा है वो मैंने समझा है सर फार्मर के फ्रीडम को लेकर, ठीक है। हमने मंडी पढ़ा, मंडी के फायदे पढ़े, मंडी के नुकसान पढ़े। समझिए हर एक फार्म लॉस का जो है आपका इसी मंडी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो जो सेकंड फार्म लॉ है उसमें सर क्या है, उसमें हम लोग ये करते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी मंडी में नुकसान में कि फार्मर का फ्रीडम जो है कट गया है। फार्मर के पास क्या है कि उसके नियर बाई जो भी मंडी है उसको अपना सामान उसी मंडी में बेचना पड़ेगा, वो अपना सामान उस मंडी के बाहर नहीं बेच पाएगा। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। यहां पर यह कह रहा है फार्मर जो है, यहां पर ये कह रहा है जो फार्मर है वो अपना जो है, पहले क्या था कि ओनली मंडी में बेचेगा, अब क्या कह रहा है वो किसी को भी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट फार्मर अपना अनाज किसी को भी बेच सकता है, स्टेट के अंदर बेचे, अलग अलग मंडीज में। कोई हमारा मैं बेसिकली होता क्या कि मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, कोई किसान है उत्तराखंड का, रुद्रपुर उधम सिंह नगर एक डिस्ट्रिक्ट हमारे वहाँ, मानिए वहाँ का एक किसान है, वो किसान जो है अपना अनाज वहाँ उगाता है और वो जाके गढ़वाल में बेचता है, तो वो बेच सकता है। पहले रिस्ट्रिक्शन था, अभी क्या कह रहा है कि आप स्टेट में भी कहीं कहीं किसी भी मंडी में जाके अपना सामान बेच सकते हैं, प्लस स्टेट के बाहर भी आप जाके अपना सामान बेच सकते हैं। और कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने इसमें लगा दी है कि पहला, नो मंडी टैक्स,
मंडी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मंडी टैक्स जो है लगेगा नहीं। आप इलेक्ट्रॉनिक सेल भी कर सकते हैं सर, डिजिटल सेल भी कर सकते हैं यार, ठीक है। तो इस लॉ को अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं कि पहले क्या था, पहले हम पे ये था कि हम अपना जो अनाज है, जो हम अपना अनाज है, वो अनाज सिर्फ क्या है अपने नियर बाय मंडी में ही बेच पाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं बेच पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, लेकिन वो भी क्या थी, वो भी मंडी के थ्रू ही थी। हम पढ़ चुके हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो क्या है स्वीपिंग चेंजेस किए हैं, ठीक है। हाँ, अपने आंसर में मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं, हम लिखेंगे गवर्नमेंट ने जो है, करंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्वीपिंग चेंजेस जो किए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि फार्मर्स का फ्रीडम जो है यहाँ रिस्टोर कर दिया है। हम जो अपना अनाज जो है मंडी में ही नहीं, मंडी के अलावा कहीं भी जाके हम बेच सकते हैं, या वो इंट्रा स्टेट हो या वो इंटर स्टेट हो, किसी को भी है। उसके अलावा हम किसी को भी अपना अनाज बेच सकते हैं मंडी से बाहर, और मंडी हैज नो अथॉरिटी टू लेवी टैक्स ऑन अस, ठीक है, समझ गए। और इसमें जो है स्टेट को आपत्ति है। स्टेट को आपत्ति क्या है? स्टेट को आपत्ति यहां पर ये है क्योंकि स्टेट को टैक्स नहीं मिल रहा है। आया स्टेट की जीडीपी वैसी खराब है। अभी एक न्यूज आई है, आई गेस 2 या 3 दिन पहले की न्यूज है, अगर आप लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें है कि स्टेट प्लस गवर्नमेंट का जो है डेफिसिट जो है वो अराउंड 85% ऑफ जीडीपी पहुंच गया है उधार। तो समझ लीजिए सर, जिसको फिस्कल डेफिसिट के बारे में पता है वो समझ सकता है मैं क्या बोल रहा हूं। तो स्टेट का जो है पैसा नहीं है सर, इस टाइम तो कोरोना का पेंडेमिक की वजह से वैसी पैसा नहीं है, और ऊपर से उनका आप एक टैक्स या इनकम जो है वो छीन रहे हैं, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होने वाली है सर, ठीक है। बाकी आप ई सेल कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, कोई मंडी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें जो है गवर्नमेंट ने कही है, गवर्नमेंट ने कही है भाई एमएसपी चलता रहेगा। अब हर आदमी अगर मंडी में ही नहीं जाएगा, आदमी किसी को मंडी से बाहर ही बेचेगा, तो धीरे धीरे जो है मंडी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे जो है मंडी खत्म हो जाएगी, फिर एमएसपी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। धीरे धीरे मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, लेकिन किस और यही किसानों की दिक्कत है सेकेंड लॉ में। किसानों का जो ऐतराज है वो यही है कि अगर हर आदमी स्टेट के बाहर बेचेगा तो मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो जो एमएसपी है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि ये दोनों जो है कंटिन्यू रहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये फ्रीडम के बारे में है। अब जो किसानों की दिक्कत है वो आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है समझने में आपको कि इस लॉ में इश्यूज क्या क्या है। देखिए, मैं एक किसान हूं उधम सिंह नगर का, मेरे पास मेरी फसल मेरी खेती है, ठीक है। अब गढ़वाल में एक किसान है जिसको कि मैं प्लीज जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये किसी को भी हर्ट करने का नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल मतलब के लिए है। गढ़वाल से किसान आता है उधम सिंह नगर में बेचने के लिए, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है बेचने के लिए अपना सामान, ठीक है। वो किसान नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अपना सामान बेचने आया। अब मानिए कि ऑलरेडी मेरे डिस्ट्रिक्ट में उस खेती की, उस अनाज की बम्पर खेती है और मुझे न्यूनतम मूल्य मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वही गढ़वाल का किसान भी वहां आ गया। अब गढ़वाल का किसान भी अगर वहां आ गया तो वहां उस अनाज की बम्पर हो जाएगा, वो अनाज जो है बम्पर हो जाएगा, और मुझे जो दाम मिलना चाहिए, मैं वहां का किसान हूं, मुझे वो दाम नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर सर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा सर, ठीक है। पहला नुकसान यहाँ पर ये है इस लॉ का। सेकंड नुकसान ये है, जब कोई मंडी में ही नहीं जाएगा सर, किसान को मंडी के बाहर ही शराब मिल रहा है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में, इससे क्या होगा, मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी सर। हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि मंडी चलती रहेगी, लेकिन मानिए धीरे धीरे मंडी सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। तीसरा, एमएसपी की रजीम जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी सर, ऑब्वियस सी बात है, मंडी ही रहेगी तो एमएसपी कहां मिलेगा सर। और चौथा एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है सर, वो क्या है, एफसीआई कौन है, हमने पढ़ा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है सर, ये एमएसपी न्यूनतम मूल्य में अनाज खरीदता है, कहां से, मंडी से, और मंडी से अनाज जो है स्टोर करता है। देन कोई भी आपदा आती है, जो ये पीडीएस होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कार्ड्स की दुकानें, राशन कार्ड जिसके थ्रू हम दुकानों में सामान लेते हैं, सस्ता सामान लेते हैं, प्लस
आंगनबाड़ी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यहाँ पर जितना भी अनाज है, फूड सिक्योरिटी, ये सब कौन देता है? एफसीआई देता है। जब मंडी में अनाज ही नहीं रहेगा, जब मंडी में अनाज ही नहीं रहेगा तो एफसीआई क्या खरीदेगा? तो एफसीआई क्या खरीदेगा सर? कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का भी इशू है, कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का भी इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का भी तो इशू आ रहा है ना सर। तो यही मुद्दे हैं इस लॉ के, समझ रहे हैं? तो एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया यहाँ क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं सर। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया है सर। क्लास ये ऑलरेडी 1 घंटा 5 मिनट की हो गई है। जो लोग अभी तक देख रहे हैं, आई कांट एक्सप्रेस कि मैं कितना आपका आभारी हूँ। बाकी उम्मीद यह है कि समझ में आपको आना चाहिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 लॉ पढ़ लिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पढ़ लिया मेरी लैंग्वेज में, दूसरा पढ़ लिया फार्मर का फ्रीडम जो है पढ़ लिया, तीसरा और आखिरी लॉ ईसीए जो कि है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब सर क्या है ये एक्ट? भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, और खासकर मुझे बहुत पसंद है ये एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ सर, ईसीए 1995, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 में आया था, 1955 में आया था, रियली सॉरी, पार्डन माय वर्ड्स। 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था। ठीक है, तो वही एक्ट अभी कैरी थ्रू हो रहा था, और अभी हमने ऑर्डिनेंस जो निकाला है उसमें की एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हमने हटा दिया है। पहले देखिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता क्या है। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, मार्केट, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। समझ गया? किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। इन शॉर्ट प्रोडक्शन से लेकर उसके मार्केट तक आने तक जितना भी सब कुछ है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे एडिबल ऑयल, जो ऑयल हम लेते हैं खाने में, एडिबल ऑयल हो गया, कुछ दालें भी इसमें हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे। सिंपल मोटा मोटा ये है, ये एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। इन शॉर्ट में और छोटे चीजों में आऊं जिस मेरे भाई को इसके बारे में पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा देखते हैं कि अनियन या प्याज, उम्मीद करता हूं मैंने प्याज सही लिखा होगा हिंदी में। ठीक है, प्याज के दाम बढ़ गए, 80 पर केजी हो गया, और कुछ दिन पहले ये था 40 पर केजी। ठीक है, होता क्या है ना सर, इससे हम कहते हैं काला बाजारी। ये एक वन ऑफ दी कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं कि अगर किसी दिन प्याज का दाम बढ़ता है तो ये वन ऑफ दी फैक्टर्स हो सकते हैं। इस एक्ट को मैं आपको इजी करके समझा रहा हूँ। गवर्नमेंट ये एक्ट क्यों लाई? ये 1955 में आया था। उस टाइम क्या था, काला बाजारी बहुत बढ़ गई थी। कैसे? प्याज है, प्याज उगाया किसानों ने, तो कुछ लोग जो है क्या प्याज का भंडार अपने पास स्टोर कर लेते थे। कुछ लोग जो है प्याज का भंडार अपने पास स्टोर कर लेंगे, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका दाम उठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, ये एक ही पेन है, मैं, आप, मेरा तीसरा भाई, हम तीनों आए, जानते नहीं हम एक दूसरे को, हम इस पेन को लेने आए। हमने सोचा मॉल में 3 पेन होंगे, लेकिन ऐसा एक ही पेन था, और हमें ये पेन चाहिए क्योंकि मुझे क्लास लेनी है, मुझे ये पेन चाहिए। तो हम तीनों जो है एक ही पेन के ऊपर जाएंगे। मैं बोलूँगा भाई 100 रुपये दूंगा, मेरा भाई बोलेगा भाई मैं 150 रुपये दूंगा, आप बोलेंगे मैं 200 रुपये दूंगा। समझ रहे हैं? डिमांड है, हम तीनों की डिमांड है, बट मार्केट में सप्लाई नहीं है। और जब मार्केट में सप्लाई नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये 50 रुपये का पेन जो है, मार्कर जो है, ये हो जाएगा 200 रुपये का। अब जब ये 200 रुपये का मार्कर हो जाएगा, अब समझ लीजिए मार्कर नहीं प्याज है,
अब ये प्याज जो है 50 रुपये किलो था, हम तीनों ने इसके भाव रखे, ये 200 रुपये किलो हो गया, क्योंकि डिमांड जो है बढ़ गई, सप्लाई कम थी, इसका भाव जो है 200 रुपये किलो हो गया। और जब इसका भाव 200 रुपये किलो हो गया तो क्या होगा, तब जो लोगों ने भंडार रखा है वो बाहर निकालेगा। वो प्याज जो उसने 50 रुपये किलो खरीदा था मंडी से और भंडार किया था, अब जब वो बेचेगा तो वो बेचेगा 200 रुपये किलो। इससे क्या होगा, इससे होगा मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे सर पूरी कहानी, मैंने पहले से रिलेट की है पूरी कहानी, आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी काला बाजारी को, जो हम काला बाजारी कहते हैं हिंदी में, जो भंडार करते थे लोग प्राइस को ऊपर नीचे करने के लिए, तो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ले आया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आप एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा, आप जो है एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा भंडार नहीं कर सकते। समझ गया? ठीक है, अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, इसको स्क्रैप कर दिया है। गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप कर दिया है। अब गवर्नमेंट की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हमने इसको स्क्रैप किया है, इसका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मुझे एक मिनट दीजिए। मैं कुछ आपको बताने वाला था, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं। बस इसके फायदे हैं। आपको क्या लगता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट गवर्नमेंट को स्क्रैप करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? इसके फायदे हैं सर। देखिए फायदे तो है। कोविड-19, मैं रिसेंट एग्जांपल दूंगा आपको, ये पेंडेमिक जो है कोविड-19, मास्क, वो एक मास्क जो मेरे पास है, आई विल शो यू, मैं मतलब दिखाऊंगा नहीं, लेकिन एक मास्क जो हम यूज करते हैं उसकी कितनी वैल्यू होगी सर? उसका कितना आपका रेट आपको लगता है, कितना? 3 से 4 रुपए अप्रॉक्सीमेटली, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। 10 रुपए मान लीजिए, वही मास्क बिक रहा है 50 रुपए का। वही सैनिटाइजर जो शुरू में जब कोविड शुरू हुआ था मैंने लिया था, वो पड़ा मुझे 20 रुपए का, और जब कोविड अपने पीक पे था तो वही सैनिटाइजर मुझे मिल रहा था 200 रुपए का। समझ रहे हैं? यहाँ पर गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, बीच में गवर्नमेंट बीच में मेडल करने आया और उसने कहा कि भाई जो ये मास्क और सैनिटाइजर्स हैं ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, तो जो भी इसका भंडार कर रहा है और प्राइस को ऊपर नीचे कर रहा है ये ना करे, गवर्नमेंट इस पर नजर रखेगी, और जो गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा, जो गवर्नमेंट के रूल को फ्लॉलेसली ब्रेक करेगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आप देखिए मास्क के प्राइस एकदम नीचे आ गए। आए नहीं आए सर? आप खुद देख रहे होंगे ना सर, बिल्कुल आ गए थे। तो समझिए ये इसके फायदे हैं। तेल के दाम, हम सोचते हैं कि तेल की जो इंडस्ट्री है, तेल के दाम जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो मार्केट पे डिपेंड करते हैं। नहीं, तेल को भी, पेट्रोलियम को गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। अभी चलिए, अभी तो ट्रेड फ्री, मतलब पेट्रोलियम जो है फ्री है, अभी मार्केट डिसाइड कर रही है, लेकिन जब गवर्नमेंट को लगेगा कि तेल के दाम कम करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, वो गवर्नमेंट कर सकती है, कि तेल जो है वो एसेंशियल कमोडिटी में ही आता है। ठीक है, ये तो हमारे जो है फायदे हो गए। अब गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप कर दिया। अब गवर्नमेंट ने जो है सर इसको स्क्रैप कर दिया, हटा दिया। गवर्नमेंट ने इसे हटाया, गवर्नमेंट की क्या चीजें हैं बोलने के लिए, तो सुनिए। मैं मंडी गया, मैं किसान हूं, ये पहला पॉइंट है, मैं किसान हूं, मैं मंडी गया ना अनाज लेके, ये लाइसेंस ट्रेडर है 1, लाइसेंस ट्रेडर 2, लाइसेंस ट्रेडर 3, इसने मेरा अनाज मुझसे लिया। इनको पता है कि गवर्नमेंट, मानिए मैं राइस लेके आया हूं, मानिए मैं राइस लेके आया हूं, इनको पता है कि राइस जो है 100 कुंटल से ऊपर गवर्नमेंट स्टोर करने के लिए नहीं देता है। तो ये क्या करेंगे, ये 100 कुंटल से ऊपर राइस लेंगे ही नहीं। भले ही मार्केट में राइस बहुत ज्यादा है, बाद में वो राइस, भले ही बची हुई राइस एफसीआई लेगा, वो वेस्ट नहीं होने देगा। अभी एफसीआई हटाते हैं, छोड़िए, एक कौन सा कंफ्यूज जाएंगे आप। 100 कुंटल है तो ये जो भी ट्रेडर है ये सिर्फ 100 कुंटल चावल लेगा। बाकायदा मंडी में 1000 कुंटल चावल आया है, लेकिन ये क्या करेगा, गवर्नमेंट ने जो ईसीए में कहा है कि 100 कुंटल चावल ही आप स्टोर कर सकते हैं, तो ये 100 से ऊपर ले नहीं पाएगा और बहुत सारा अनाज जो है वो बड़ा बड़ा खराब हो जाएगा। पहला पॉइंट वेस्टेज, समझ रहे हैं? पहला पॉइंट क्या है सर, वेस्टेज है, बिल्कुल वेस्टेज है। दूसरा पॉइंट सर क्या है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, अब जब कोई कंपनी है वो 100 कुंटल से ऊपर नहीं ले रही है, तो अनाज का जो भंडार गृह होता है, कोल्ड स्टोरेज, वो नहीं बनेगा, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर
वो नहीं बनेगा। समझ रहे? अब 100 कुंटल से ऊपर अलाउ नहीं है लेना, तो मैं ऐसा इंफ्रा क्यों बनाऊंगा जहां पर मुझे 1000 कुंटल स्टोर करना है, क्योंकि मैं 100 से ऊपर नहीं कर सकता। जब क्योंकि मैं 100 से ऊपर जो है नहीं ले सकता, तो मैं ऐसा इंफ्रा क्यों बनाऊंगा? तो एग्रीकल्चर इंफ्रा नहीं बन रहा है। समझ रहा है? समझ रहे हैं? एग्रीकल्चर इंफ्रा जो है वो नहीं बन रहा है। ठीक है, पहला क्या था सर? वेस्ट हो रहा है क्योंकि 100 से ऊपर नहीं खरीद रहा है, अनाज खराब हो रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर इंफ्रा नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। ये देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये भी किसी काम की नहीं है, बढ़ नहीं पाएंगी, इसका ये आगे नहीं बढ़ पाएंगी। क्यों? फूड प्रोसेसिंग मैं जो हूँ, मैं समझ लिए मैं हूँ, मुझे आटा चाहिए, मुझे आटा क्या चाहिए? मुझे आलू चाहिए सर, मुझे आलू चाहिए। अब अभी मुझे आलू चाहिए 1 महीने के अंदर 100 कुंटल, जो मैं यहाँ से ले लूँगा मंडी से। फिर 2 महीने बाद मुझे दोबारा से प्रोडक्शन करना पड़ेगा और मुझे 100 कुंटल और चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अभी 200 या 300 कुंटल ले लूँ तो गवर्नमेंट मना कर देगी कि अब भाई 100 तो आप यूज़ कर रहे हैं, 200 का भंडार कर रहे हैं। तो भाई या तो मैं वेला हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, दोबारा आऊँ, दोबारा 100 कुंटल लेने आऊँ, ठीक है, ये तो नहीं होगा सर। तो मैं कहूँगा छोड़ो यार, मुझे आलू लेने ही नहीं है, सिंपल। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काम ही नहीं करेगी। आलू से मैंने पोटैटो चिप्स बनाने हैं, और पोटैटो चिप्स बनने में मुझे लगता है 1 महीना, मेरी एम्प्लॉयज़ को बनाने में लगता है 1 महीना। तो पहले मैंने 100 कुंटल लिया, बना लिए। अब मैं दोबारा से लोगों को यहाँ भेजूंगा मंडी में, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट झेलूंगा, मंडी आऊंगा, फिर 100 कुंटल लूंगा। तो इससे मैं सोचूंगा भाई बार बार मंडी क्यों जाऊँ, क्यों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करूँ, मैं जाएंगे ना, मुझे आलू बनाने ही नहीं है, छोड़ो फैक्ट्री को बंद करो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। ये नुकसान है। ईसी के नुकसान क्या क्या थे, तभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया। मैं ये बता रहा हूँ कि ईसी के नुकसान क्या थे, तभी गवर्नमेंट ने जो है इसमें अमेंडमेंट किया है। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, ये नहीं बराबरी। सर आखिरी क्या है? सर आखिरी ये है, आखिरी क्या है? आखिरी ये है कि एक्सपोर्ट। मैं एक उद्योगपति हूं, मैं भंडार नहीं कर सकता, मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैं भंडार नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपोर्ट तो हैम्पर करेगा सर, नॉर्मल सी बात है। मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे बाहर एक्सपोर्ट करना है, और कहीं ना कहीं मैं भंडार नहीं कर सकता अनाज का, मैं अनाज का भंडार नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपोर्ट पे जो है इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सर? बिल्कुल पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं मेरे एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। मैं भंडार नहीं कर सकता, अब मैं भंडार नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मैं हल्का हो रहा हूँ। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, यहाँ पर रेड कीजिए इसको, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो नीचे आ रही है, और जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नीचे आ रही है तो मेरे एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इससे इकोनॉमी कहीं ना कहीं हैम्पर करती है, इससे इकोनॉमी कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। अब इसके अपोजिट देखिए, मैंने ईसीए को स्क्रैप कर दिया, देखिए मैंने यहाँ ईसीए काट दिया, गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप कर दिया। फायदे देखिए क्या क्या है, ट्रेडर जितना चाहे उतना खरीद लेगा, कोई लिमिट नहीं है। फायदा, वेस्ट नहीं होगा, पहली चीज वेस्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर इंफ्रा बनेगा, क्योंकि जब ट्रेडर कितना भी सामान खरीद सकता है, कितना भी किलो खरीद सकता है, कितना भी कुंटल खरीद सकता है, तो उसको स्टोर करने के लिए उसे एक भंडार गृह चाहिए, तो कोल्ड स्टोरेज, एग्रीकल्चर इंफ्रा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, इससे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, पहली चीज वो। ठीक है, तीसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये स्मॉल MSME होती है, कुटीर उद्योग होते हैं, तो ये आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बढ़ेगा, लोगों को हाथ में आय आएगी, वृद्धि होगी। समझ रहे हैं? चौथा, एक्सपोर्ट भी आगे बढ़ेगा। समझ सकते हैं सर इस बात को? ठीक है सर, अभी जो है मैंने 3 फार्म बिल्स डिस्कस किए हैं, इसके अलावा मैंने एंशिएंट में मंडी सिस्टम, उसके फायदे नुकसान, MSP रिजाइन और 3 फार्म बिल्स जो है मैंने डिस्कस की हैं। क्लास अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हो चुकी है सर। तो एक मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया है। इस क्लास के बाद एटलीस्ट आपको फार्म बिल्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो हो गई होगी सर, ये नहीं कहूँगा पूरी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी नॉलेज आपको हो गई होगी। सर फार्म बिल्स इतने बड़े हैं कि अगर इसको विस्तार में हम समझाएं तो सर बहुत समय लग जाएगा, 3 से 4 घंटे इसके लिए भी चाहिए सर। तो अभी इतना बताया सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए, और बहुत जल्दी
जो फार्मर्स और सरकार के बीच में डील या जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं या क्या क्या मध्यस्थता होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या ऑर्डर दे रहा है, इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए कल या परसों में। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दीजिए सर। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।